جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई और हमने कई हमारे मुल्क के अहम इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है पनामा, उसके ऊपर बात हुई और हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ये फौरी तौर पे बेंच बनाया जाए, डे टू डे हेयरिंग की जाए। ये कितना बड़ा इशू है कि सारा मुल्क देख रहा है और लोग बहुत गौर से सिर्फ नहीं देख रहे, लोगों को खौफ भी है ये कि अब तक इतना लंबा क्यों चल गया है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पनामा में इंकशाफात हुए और इतनी देर तो चलना नहीं चाहिए था। और दो चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं कि एक, नवाज शरीफ ने असेंबली को भी झूठ बोला, और दूसरा जो कतरी का झूठ सुप्रीम कोर्ट में बोला वो भी इसलिए कि उनको पता था कि जो उन्होंने असेंबली में झूठ बोला वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलना था, लिहाजा कतरी आ गया। लेकिन सच ये है कि दोनों झूठ हैं और सच एक ही है जो इसहाक डार ने मैजिस्ट्रेट के सामने रिटन कन्फेशन दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग वो नवाज शरीफ के लिए करते थे और उन्होंने नाम दिए उसमें, वो जो उनकी एफिडेविट है उसमें नाम है कि किन किन के बैंक अकाउंट्स में पैसा जाता था। उस जो इसहाक डार ने एफिडेविट दिया उससे एक साल पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें भी उन लोगों का नाम आया, वो जो काजी फैमिली थी इल्फर्ड के अंदर। वो डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि वो मेफेयर या इल्फर्ड से पाकिस्तान से जो पैसा गया। तो वो सच वही था, एक ही सच था कि यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर गया, बच्चों के नाम पैसा रख दिया, कंपनीज बना दी बच्चों के नाम पे और कहा कि जनाब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, बच्चे बड़े अमीर हैं और बड़े ज़बरदस्त बिजनेस एक्यूमेन है उनका। और हम ये चाहते हैं कि ये केस फौरी तौर पे सुना जाए। मैं कल स्वाबी के बड़े जलसे में अवाम से पूछा कि क्या नवाज शरीफ मुजरिम है पनामा के। 100% लोगों ने हाथ खड़े किए। फुटेज है अगर आप देख लें कल जलसे की, सारे के सारे जलसे ने हाथ खड़ा किया कि ये पनामा के अंदर मुजरिम है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, इन्होंने पैसा करप्शन करके बाहर लेके गए। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या नवाज शरीफ को सज़ा होगी। 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया और कहा कि सज़ा नहीं होगी। और ये है पाकिस्तान का अलमिया। ये जो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जनरल रहील के कहने पे मुझे बाहर भेजा गया, यानी कि मुझे छोड़ा गया, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर क्या तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर को पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर कभी ताकतवर डाकू पकड़े ही नहीं गए, जो मर्जी जुर्म करना करो। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये बड़ा अहम केस है, पाकिस्तान की तारीख में ये फैसला कुन केस है। ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान क्या हकीकी जमहूरियत बनता है या एक माफिया के कंट्रोल में, करप्ट माफिया के कंट्रोल में रहता है जो सारे इदारे कंट्रोल कर बैठी। मैं यहाँ चौधरी निसार की स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी निसार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट नैब के हेड को अपॉइंट करे। हम ये बड़ी देर से कह रहे हैं और मैं समझता हूँ ये खुशाइन है पाकिस्तान के लिए कि एक इंडिपेंडेंट नैब हो सुप्रीम कोर्ट के नीचे, क्योंकि 12 केसेस हैं नवाज शरीफ के नैब के अंदर। किस तरह नवाज शरीफ नैब को आज़ाद होने देंगे। आपको पता है पहले कोई कार्रवाई की थी नैब पे तो धमकी दी गई नैब को, उसके बाद वो बड़ा वफादारी से काम कर रहा है नैब। और इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के नीचे यानी अदलिया के नीचे नैब नहीं बनती, नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन के नाम पे वो करप्शन बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। अब तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब मुझे इजाज़त दे दें 50 करोड़ रुपया करप्शन करने का, थोड़े से मैं आपको भी दे दूंगा, बाकी जेब में डाल दूंगा। और एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। बात यह है,
थोड़ा सा सब्र करना। बात यह है कि अगर ये नैब कामयाब होती तो आज करप्शन बढ़ ना रही होती। आज पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी इसलिए रही है कि ये नैब तो करप्शन को आगे बढ़ा रहा है। ये फौरी तौर पे इसको रिजाइन करना चाहिए नैब के चेयरमैन को। और अब तो गवर्नमेंट, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कह रहा है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे होना चाहिए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लोग भी इसमें कोई एतमाद नहीं है उनको। अपोजिशन को तो वैसे ही नहीं है, कौम को तो वैसे ही नहीं है। तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया रेगुलेटरी अथॉरिटीज को खत्म कर या मिनिस्ट्रीज के नीचे लाने का, ये तो एक और अपने आप के ऊपर से एक बादशाहत के अंदर हर किस्म की रेगुलेशन अपने आप से चेक और बैलेंस हटा रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये छोटे सूबों से जुल्म है। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ तो नेशनल लेवल पे हैं, फेडरल लेवल पे हैं आप, और ये सारे सबके शहरियों के हुकूक की हिफाजत करती हैं। इनका काम ही ये है। रेगुलेटर का मतलब गवर्नमेंट में रेगुलेट किया जाए शहरियों के बेनिफिट के लिए। तो ये जब इन्होंने ये हटा रहे हैं चेक्स, तो दो तो ख़ास तौर पे ओगरा और नेपरा जो पावर जो बिजली की कीमतें करती है, और ओगरा जो कि तेल की कीमतें, ये तो इतनी बड़े इदारे हैं। अगर इनको आप मिनिस्ट्रियों के नीचे डाल देंगे तो ये तो जो मर्जी गवर्नमेंट चाहे करेगी, जो मर्जी कीमतें बढ़ाए, अवाम की खाल खींचे कि यानी पहले आगे ही इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने अवाम पे टैक्सेस लगा के, ये तो और उनको मौका मिल जाएगा। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, अदालत में भी जाना पड़े हम इसके खिलाफ जाएंगे। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये कि ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इतना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज को। ये कोई जिम्मेदार इंसान ऐसी बात कर सकता है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऐसी बात कर सकता है, किसी मुल्क को धमकी दे सकता है, जबकि वैसे ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ पूरा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। इसराइल ने तो बड़ी देर, जो पावरफुल यहूदी लॉबी है वो इस्लामिक बॉम्ब कहती है, ये तो उनको और मौका दे दिया कि गैर जिम्मेदार मुल्क है, धमकियां दे रहा है न्यूक्लियर, और वो भी धमकी छोटी नहीं दे रहा, न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। और वो भी खबर जो फेक है। अच्छा, या यही तफ्तीश कर लें कि आप इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं, सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जाएगा, तो कम से कम तफ्तीश ही कर लें। तो इसका एक तीन है, एक है डेमोक्रेसी, एक है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी होता है जब कि आप जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार पे आके मुल्क को लूटते हैं। एक होता है कैकेटस्टोक्रेसी, ये ख्वाजा आसिफ ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। करप्ट और इनकॉम्पिटेंट नाहल लोग जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, ये वो है कि करप्ट भी हैं, नाहल भी हैं। यानी ये ऐसी स्टेटमेंट देना, सारे पाकिस्तान का, सारी दुनिया के अंदर हमें इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ख़ास तौर पे मुझे सुबह से मैसेजेस आ रही हैं कि किस तरह का ये स्टेटमेंट दी गई है। लोकल गवर्नमेंट, पहले तो 1 साल लग गया इलेक्शन के बाद लोकल गवर्नमेंट के पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और अब पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर को बहाल कर दिया गया है। यानी कि वो बेचारे जो इलेक्टेड लोग हैं, पहले ही उनके पास कुछ नहीं था। पख्तूनख्वा से आप ज़रा मुआजना करें कि पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और यहाँ देखें कि पंजाब में पहले साल लग गया और अब पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर को बहाल कर दिया ताकि शहबाज शरीफ कंट्रोल करें लोकल गवर्नमेंट को भी डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए। इसकी भी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि अगर आपने पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ के प्रेशर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाई दिए थे, तो कम अज़ कम उनको इख्तियारात तो दें। अगर शहबाज शरीफ नहीं रखना था तो ये जहमत क्यों की इतना बड़ी एक्सरसाइज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के खिलाफ? देखिए जी, हम तो सिर्फ ये जो पैनमा के ऊपर हम सारे कोऑपरेट कर रहे हैं सारी अपोजिशन के साथ, क्योंकि इसमें सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हैं। अब तक इख्तलाफात हुए हैं टैक्टिक्स के ऊपर, कि वो कई समझते थे कि असेंबली में बैठ के ये बात होगी और उनके कोई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम लेते हैं। हम ये समझते थे कि अगर हम सड़कों पे ना आते तो पैनमा अब तक ख़त्म हो चुका होता।
لیکن اس چیز پہ ہم سب متفق ہیں کہ پینما کا پوری طرح نواز شریف کو جواب دینا پڑے گا. خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ زرداری کی نظم واپسی کہیں میاں نواز شریف کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے, کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ دیکھیں کل پتہ چل جائے گا. 27 تاریخ کو سب انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا پیپلز پارٹی کرتی ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے تو یہ ہے اپوزیشن کا کام, جواب لینا ایگزیکٹو سے, نواز شریف سے جواب لینا ہوتا ہے. دیکھیں اپوزیشن کا میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں, اور ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. ہم نہ کوئی ایگزیکٹو پاورز ہیں, نہ کوئی ہم قانون بنا سکتے ہیں. ہمارا صرف کام ہوتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ قانون توڑتی ہے یا پرائم منسٹر یا وزیر, تو ہم اسے جواب طلب کرتے ہیں. ابھی تک نواز شریف نے جواب نہیں دیا. میں نے جو پھر سے کہہ رہا ہوں, اسمبلی کو بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا قطری کا. ہاں صاحب, عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی, کیا پلانس ہیں آگے کے؟ جی ہمارا پورا پروگرام بن رہا ہے. اب کل سوابی میں تھا یہ سارا, یہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں پینما کے ایشو کے اوپر, اور جو اب تک ہوا ہے, کیونکہ اصل میں تو عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. ساؤتھ کوریا میں جب پبلک نکلتی ہے, یا گواٹمالا میں پبلک نکلتی ہے, یا ساؤتھ افریقہ میں نکلتی ہے, یا برازیل میں پبلک نکلتی ہے کرپشن کے خلاف, تو وہ اس لیے نکلتی ہے کہ کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو جب عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسے کی حفاظت کریں. تو ہم لوگوں کو اسی طرح جگا رہے ہیں کہ جو پینما میں جو اربوں روپیہ گیا باہر پاکستان سے, یہ عوام کا پیسہ ہے, نقصان عوام کو ہو رہا ہے. یہ پیسہ اگر پاکستان میں رہے تو ہم اسکول بنا سکتے ہیں, اسپتال بہتر کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں. ہاں صاحب, آپ کے ایم این اے تقریباً 2 ماہ اسمبلی میں نہیں گئے اور یعنی کوئی کام بھی نہیں کیا, لیکن آپ لوگوں نے سیلریز بھی لے لی اور پرکس اینڈ پریولیجز بھی لے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ تھا؟ مناسب یہ ہے, مناسب آپ کو سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اپوزیشن کا کام ہے کیا. اپوزیشن کا کام ہے جواب لینا. جب ہم نے پہلے اسمبلیوں سے نکلے, کیوں نکلے؟ جب پاکستان کے ادارے ہمیں نہیں انصاف دے رہے تھے, دھاندلی میں نہیں انصاف دے رہے تھے, تو ہم نے اسمبلی میں بھی کوشش کی پوری. جب اسمبلی سے کوئی رسپانس نہیں ملا, ہمیں کہا گیا کہ 20 حلقے کھولے جائیں گے, اور پھر کچھ نہیں ہوا. تو آخر میں یہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا اگر ہم نہیں کرتے, یہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اسمبلی میں, نہ دھاندلی کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی تھی, آج یہ دفن ہو چکا ہوتا پینما کا ایشو. یہ پروٹیسٹ ہوتی ہے, یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن پروٹیسٹ جیسے بھی کرے, پبلک انٹرسٹ میں کر رہی ہے. یہ عوام کا انٹرسٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, عوام کا انٹرسٹ ہے کہ کرپشن کم ہو. تو یہ پروٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے عوام کے انٹرسٹ کو آگے لانے کے لیے. اگر ہم اسمبلی میں اچھی طرح گڈے بن کے بیٹھ جائیں اور یہ ایشوز سامنے ہی نہ آئیں اور یہ مر جائیں ایشوز, نقصان تو عوام کو ہوگا. خان صاحب, لاسٹ کوسچن.